बातें जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए ही दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार, मैं आकांक्षा सैनी और मैं अजहर मिलकर स्वागत करते हैं आपका आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात धरती धौरारी पर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाकई दोस्तों, जिंदगी अनिश्चितताओं से भरा एक सफर है, जहाँ आने वाले पल में क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। शायद इसीलिए कुछ लोग डर में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साहसी भी होते हैं जो ज़िंदगी के हर एक पल को, हर आने वाले पल को, हर अननोन एक मोड़ को इस तरह से उसका खुली बाहों से स्वागत करते हैं कि बस फिर ज़िंदगी मुस्कुरा जाती है। तो दोस्तों, आज सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच पर एक ऐसे ही जिंदा दिल शख्स हमारे साथ है जिन्होंने देश भर में 10 लाख से भी ज़्यादा किलोमीटर की एक यात्रा की और उस यात्रा को पिरोया एक सिरे में, जिसे नाम दिया साहस। तो आइए मिलकर जानते हैं उनके बारे में और मिलकर स्वागत करते हैं मोटर स्पोर्ट प्रमोटर और रोड सेफ्टी कंसल्टेंट श्री अनिल गौतम साहब का। अनिल साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर दूरदर्शन के सभी दर्शकों को जय हिंद। क्या बात है, जय हिंद के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए भाई। अच्छा, जय हिंद के साथ तो हम शुरुआत करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक हमारी सुबह की जो शुरुआत होती है वो बड़ी दिलकश सी होती है। वो वक्त ऐसा होता है जो हमने पूरी तरह से अपने नाम किया होता है। तो आप बताएं, आपके लिए वो सुबह का वक्त कितना सुनहरा होता है, वो सुबह कैसी शुरुआत होती है आपकी? देखिए, बचपन से ही जब से मुझे याद पड़ता है, मैं अर्ली राइज़र हूँ। सूर्योदय के से पहले उठ जाना और घर से बाहर निकल जाना। आउटडोर स्पोर्ट का आदमी रहा, बचपन से ही शौक़ था जब छोटा बच्चा था। आज भी अगर मुझे अपने शौक़ को बरकरार रखना है तो मेरी वही दिनचर्या है, सूर्योदय से पहले बाहर निकलता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि रफ्तार कम हो गई है उम्र के साथ। पहले दौड़ लगती थी, अब वॉक होती है, साइकिलिंग होती है। लेकिन निरंतर चलना वो जिंदगी है, ज़रूरी है। बिल्कुल, चाहे दौड़ें चाहे चलें, लेकिन चलना बड़ी बात है। तो जब चलते चलते अब हम आगे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन आइए पहले नज़र डालते हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ झलकियों पर। सर, ये थी आपके बारे में हमने जाना कि किस तरीके से आप मोटर राइड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो बचपना था, मतलब बचपन जो था, हमेशा से बचपन होता है कि कच्ची माटी के जैसा, जिस तरीके से उसे ढाल दिया जाए उसी तरीके से वो मुड़ जाता है। तो अब हम जानना चाहेंगे, आप बचपन में क्या एक शाई चाइल्ड थे या काफ़ी बोल्ड हुआ करते थे, स्पोर्टी आप स्टार्टिंग से ही थे, या कुछ ऐसी आप अपने साथ यादें संजोई होंगी अपने बचपन की कि ये कुछ ऐसा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? खट्टी मीठी यादें, कैसा रहा आपका बचपन? देखिए, कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जो मनुष्य स्वयं अपना एक कैरेक्टरिस्टिक लेके पैदा होता है। हम 2 ब्रदर हैं और अक्सर हमारे परिवार वाले उनको राम बताते हैं और मुझे श्याम बताते हैं। क्या बात है। मेरे ख्याल से इसी से आपको समझ में आता होगा। मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे और मैं ऐसे वक्त पर बड़ा हो रहा था जब 1965 का वॉर हुआ, उसके बाद 1971 का वॉर हुआ, तब हम बच्चे थे, मतलब मैं बच्चा था तब। लेकिन वही कथा, वही कहानियाँ, वही अखबार में, वही पिताजी से किस्से सुनना, वो सुनते हुए बड़े हो रहे थे। तो ये जो
जांबाजी थी, ये दिलेरी थी, ये कहीं पिताजी शायद हम मेरे मन में डाल रहे थे कि भाई तुमको ऐसा बनना है, और वो बहुत अच्छा काम कर भी रही थी, उसी तरह से बड़े हो रहे थे। छोटेपन की मैं आपको बता सकता हूँ, जब हमारे ज़माने में गर्मियों की छुट्टियाँ 2.5 महीने की हुआ करती थी, जी। पूरी मौज होती थी, कोई होमवर्क नहीं होता था और उन 2.5 महीनों में, उस ज़माने में गर्मी बहुत हुआ करती थी, आज जैसी गर्मी नहीं थी, और एसी का ज़माना नहीं था। जो अधिकारी लोग थे उनके घर में खस की टाटियाँ लग जाया करती थी और अर्दली पानी दिया करते थे, और मम्मी हमारे को कैद कर दिया करती थी अंदर कि गर्मी में बाहर नहीं जाना, लू लग जाएगी। बस मैं इंतज़ार कर रहा होता था कि सब लोग सो जाएं और मैं बाहर स्लिप हो जाता था। बाहर हमारे घर के बाहर 2 बड़े नीम के पेड़ थे। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या शौक़ था, पर मैं उन नीम के पेड़ों के ऊपर चढ़ के और फिर कुछ इस प्रकार की किस्से कहानियाँ, मतलब मैं अपनी पुस्तक ले जाता था, जो कोई कहानी हो रही है, कोई जांबाजी के किस्से हैं, वो वहाँ बैठ के पढ़ा करता था। क्या बात ये मुझे बाद में समझ में आया कि मैं ऐसा क्यों करता था, कि शायद इनबॉर्न मुझ में कुछ एडवेंचर करने की इच्छा थी। ये बचपने की बात है। क्या बात है। तो एडवेंचर करने की इच्छा भी थी, और कई ऐसे शौक और भी रहे होंगे आपके, तो उन शौक के बारे में बताइए कि किस तरह से। जैसे छोटा था तो परेड होती थी स्कूल के अंदर, जी। तो परेड में भाग लेना है, ब्यूगल बजाना है। जी। उसके बाद एक दिन हमारी टीचर ने पूछ लिया कि गा सकते हो, मैंने गाना गाया, अरे मेरे देश की धरती सोना उगले। तो मतलब सब कुछ जो था वो देश से ही जुड़ा हुआ दिमाग में बैठ रहा था, जी। और सेना से, भारतीय सेना के प्रति जो मन में एक इच्छा थी वो सब जुड़ रही थी। तो संगीत की तरफ भी झुकाव हो गया। बोल्ड आदमी था तो टीचर्स ने यूज़ करना शुरू कर दिया कि अच्छा चलो ये प्ले में काम करो, तो प्ले में भी काम कर लिया। अरे वाह। क्या बात है। डिक्लेमेशन में जाओ, डिबेट में जाओ, उसमें भी चले गए। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप मोटा सा ये कह सकते हैं जी। कि बचपन जो था मेरा, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर मैं बिल्कुल नहीं शर्माया, बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, और स्टेज पर बड़े आराम से आ गया। तो यानी सर, आकांक्षा, जिसे कहते हैं ना कि सकारात्मकता इतनी थी कि किसी को ना नहीं कहा करते। बिल्कुल। एक बहुत तो अच्छी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें भी ना नहीं कहेंगे। देश की मिट्टी सोना उगले, ये हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। बात। बिल्कुल। इसकी जगह मैं आपको, अगर ऐतराज़ नहीं हो, तुम जो अब मैं बन गया हूँ उससे संबंधित जरूर, कुछ जी जरूर, सर, जरूर, बिल्कुल जो आप बिल्कुल, चाहें। हाँ, जो आपको आप ऐतराज़ चाहें। नहीं हो तो एक सिप लेना चाहूँगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। ये बड़ा मतलब खूबसूरत गाने वाले हैं, आप पक्का बिल्कुल ध्यान रखिए। जी, तैयारी सर, कर रहे हैं सर। अभी बिल्कुल से। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं। क्या क्या बात है, बात क्या है। बात है, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं किशोर दा से भी मुतासिर हाँ जी, आप हाँ रहे हैं। बिल्कुल, किशोर दा मेरे फेवरेट सिंगर हैं। जी। आप कहें तो 2 लाइन और सुनाता हूँ। अरे जरूर सर। मैं वो लाइनें सुनना चाहूंगा जो आप बाइक राइड करते समय जी सबसे जी, मैं ज्यादा आपके दिल के करीब वही होती हैं। लाइन अब आपको सुना जरूर रहा जरूर। हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, और आही और आही, वाह। और आही और आही। क्या बात है, क्या मजा बात ही है, आ क्या गया बात सर। है। बहुत ही सुरीली इससे आपकी आपको मेरा voice। कैरेक्टरिस्टिक मालूम चला होगा, बिल्कुल मैं क्या बिल्कुल। सोचता और हूँ ना सिर्फ और हमें क्या बल्कि करता हूँ। हमारे जी, जी। दर्शकों को भी जी ये हाँ, मालूम चला होगा कि कितनी जिंदादिली होनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल, जब आप अजय। इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट आप करते हैं। अच्छा, एडवेंचरस स्पोर्ट की हम बात कर रहे थे। एक ऐसा वक्त जब सब चाहते थे या तो आर्मी ज्वाइन कर लें, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। आपको ये शौक कैसे रहा कि अब तो भाई अब मुझे साहस जैसी किसी संस्था के लिए भी का भी बिल्ड करना है, और साथ ही साथ एक ऐसा राइडर बन के उभरना है कि लोग फिर देखें और कहें कि इस व्यक्ति ने इतिहास रचा है। देखिए, बचपन से वो टीनेजर का जो सफ़र है जी। वो मैंने आपको अभी बताया कि बचपन में तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये बनी, टीचर्स ने कहा कि भाई स्टेज पे आ जाओ, तो स्टेज पे आ गए। जैसे जैसे टीनेजर बने तो स्पोर्ट की तरफ झुकाव हो गया, जी। कद काठी थोड़ा ठीक हो गया था। तो स्कूल के जो फिज़िकल एजुकेशन के सर थे हमारे, उन्होंने कहा भाई कुछ खेलोगे? मैंने कहा सर खेल लेंगे। तो उन्होंने मुझे 7वीं क्लास में था, मैं 7th में था, और मेरी कुछ हाइट वाइट ठीक हो गई थी, तो उन्होंने फुटबॉल खिलाना मुझे शुरू किया। और मज़ेदार बात यह है कि उस फुटबॉल को मैंने 8 साल खेला। क्या बात है। स्कूल का, सीनियर स्कूल का, फिर मैं कैप्टन बना, फिर यूनिवर्सिटी कैप्टन बना, और 8 साल तक मैंने लगातार फुटबॉल खेली, और फुटबॉल मुझे बेहद पसंद है।
क्या बात है। आज जो मेरे बच्चे मेरे पास, जो ट्रेनीज मेरे पास आते हैं, मैं उन सबको ये कहता हूँ कि फुटबॉल खेलना से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आउटडोर गेम, उसमें भी खास तौर से फुटबॉल, उसमें आपके रिफ्लेक्स एक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल जी। आपकी बॉडी हर तरह से मनूवर करती है, आगे पीछे दौड़ना और सडनली रुकना और मूव करना। हाथों के अलावा पूरे शरीर को आप उपयोग करते हैं, ये देखिए कमाल की बात है। जी। सर से भी उपयोग करते हैं, चेस्ट पे भी बॉल को ट्रैप करते हैं। साथ के साथ 77 की बात है, जब ऐसे ही फुटबॉल खेलने के लिए स्टेडियम पर आए हुए थे, और वहाँ उस ज़माने में एक अंदर की तरफ जो इंडोर स्टेडियम जो अब क्रिकेट का है, पहले सारे एथलेटिक्स और स्पोर्ट अंदर की साइड हुआ करते थे। जी। वहाँ पर कुछ 15-20 लोग थे और साइकिल रेस ऑर्गेनाइज हो रही थी। साइकिल रेस कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही थी? कोई वेलोड्रोम नहीं था, जी। जो एथलेटिक्स का ट्रैक था उस पर ऑर्गेनाइज हो रही थी। जी। हाँ जी। तो वो जो सर खड़े थे, उन्होंने कहा, अरे यार गौतम, तुम भी तो साइकिल पे आते जाते हो। मैंने कहा हाँ। चलाओगे? मैंने कहा चला लेंगे सर। ना तो कभी कहा नहीं। हाँ। तो जी। उस दिन मैंने वहाँ एक साइकिल रेस थी, मास स्टार्ट, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें फर्स्ट आ गया। तो अगले दिन दो जो वहाँ के सीनियर खिलाड़ी थे वो पिताजी के पास पहुँच गए घर पे कि साहब ये लड़का हमको चाहिए कि साइकिल रेसिंग के अंदर टैलेंटेड है ऐसे। उन्होंने कह दिया कि भाई ले जाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर ये खेलता है तो, लेकिन पढ़ाई की कॉस्ट पे नहीं। जी। अब वक्त ऐसा था कि 10वीं का जो एग्ज़ाम था वो होने वाला था, और बोर्ड होते थे हमारे मार्च में, जी। और नेशनल जो टूर्नामेंट होते थे अनफॉर्चुनेटली उस ज़माने में वो जनवरी में हुआ करते थे। ओहो। और वेलोड्रोम उन दिनों में लुधियाना, पटियाला, पंजाब में ही हुआ करता था। जी। तो वहाँ जाकर मेरी गाड़ी रुक जाती थी कि नहीं भाई अब तो पढ़ाई का टाइम आ गया, जी। मार्च में एग्ज़ाम है। ऐसा 2 साल रहा लगातार। 77 में भी ऐसा ही रहा, 78 में भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रहा मैं, जी। मगर मैं आगे नेशनल्स खेलने के लिए, स्टेट्स खेलने के लिए नहीं जा सका क्योंकि एग्ज़ाम आ जाते थे। फिर मेरा लालच फुटबॉल की तरफ ज़्यादा रहा, जी। तो मैं 2 खेल एक साथ नहीं खेल पा रहा था। तो अल्टीमेटली मैंने फुटबॉल ही चूज़ किया, और साइकिलिंग मैंने अपने शौक़ के लिए बरकरार रखी। जी। साइकिलिंग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी थे उस ज़माने के, जी। जिन्होंने मेरे को घर आकर मेरे पिताजी से बात करके मुझे अपने साथ लिया था, और पहली बार उन्होंने मुझसे कहा था कि एक शब्द यूज़ करते थे वो लोग, रोलिंग, पाँव में रोलिंग होनी चाहिए। जी। तो साइकिल रेसिंग के लिए बोले तुम कितनी साइकिल चलाते हो, हमारे साथ चलाओ, रोलिंग बननी चाहिए। जी। तो अगले संडे अपन अजमेर चलेंगे। जी। मैंने कहा जी ठीक साइकिल है। से? जी हाँ। अरे वाह। मेरी उम्र 15-16 साल रही होगी उस समय, और मज़ेदार बात यह है कि मैं उनके साथ नॉन स्टॉप 130 किलोमीटर चला गया, क्या क्या बात और है। वो बड़े फिदा हुए मुझ पर कि तुम्हारी रोलिंग तो बहुत अच्छी है और तुम चला सकते हो। उनके साथ तो मैं एक ही बार गया, लेकिन मुझे चस्का लग गया। सही बात है। उसके बाद मैं बिना घर पे बताए हुए अजमेर चला जाता था और वापस आता था, और मुझे अपने आप को टेस्ट करने की बड़ी इच्छा रहती थी जी। गर्मियों के दिन में कि मैं बिना पानी पिए अजमेर तक जाऊंगा। जी। 130 किलोमीटर बिना पानी पिए निर्जला जाऊंगा। चले जाते ये थे टेस्टिंग आप। करनी जी। थी मुझे। जी। तो लगातार कई हफ्ते जाने के बाद मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं 10 घंटे में जयपुर अजमेर अप डाउन करने लगा। क्या क्या बात है। बात है। क्या बात। अब वो साइकिल रेसिंग तो मैंने नहीं करी, मगर मुझे घूमने का चस्का लग गया साइकिल से। जी। पिताजी को पता ही नहीं चलता था, सुबह में वैसे ही अर्ली राइजर था, घर से 4:30 पौने 5 बजे निकल जाया करता था, तो न माताजी को चिंता थी ना, और शाम को घर पहुंचता क्योंकि था। within the day उनको आ मालूम जाते था स्कूल खेलना वेलना शाम को आएगा, जी। कोई दिक्कत ही नहीं थी। मगर एक बार मेरे अजमेर वाले कजिन थे, उन्होंने धीरे से पिताजी को सरका दिया जी। कि अरे ये तो बड़ा जांबाज है, ये तो साइकिल पे अजमेर तक आ जाता है। क्या बात है। तो उस तो दिन फिर मेरी खातिरदारी चोरी तो पकड़ हुई गई। होगी थोड़ी बहुत। जी। तो नहीं, मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा। मैं आपको जो कुछ भी सुना रहा हूँ जी। उसमें अधिकतर मेरे पिताजी का ही योगदान है, क्योंकि एक वो पुलिस अधिकारी थे और जांबाज पुलिस अधिकारी। क्या बात है। तो उन्होंने मुझको सिर्फ समझाया, उन्होंने कहा यार तुम अकेले अजमेर चले जाते हो साइकिल पे। मैंने कहा यार अच्छा कितनी देर लगती है, मतलब उन्होंने पहले मेरे खेल के बारे में जानना चाहा। जी। फिर वो एक बात उन्होंने कही कि हमें मालूम होना चाहिए, जी। कल को दुर्घटना हो जाए तो हमें पता होना चाहिए तुम जा रहे हो। जी। तो तुम सुबह जल्दी निकल जाते हो जब हम लोग सो रहे होते हैं, तो जिस दिन जाओ उस दिन यहाँ पर एक पर्ची इस जगह लगा जाया करो। क्या बात है। ये उन्होंने समझा दिया। और वो सहयोग पूरा पूरा मिला आपको। बिल्कुल। हाँ, मुझे मेरे परिवार का सहयोग, माता पिता, मेरी माताजी भी नहीं घबराती थी, जी। वो भी बिल्कुल, बस उनको तो एक ही चिंता थी कि खाना खाया कि नहीं खाया। हर माँ की मम्मी को चिंता। वही हर माँ की होती है चिंता। चिंता। जी, हर माँ की चिंता। तो उस बात पे ज़रूर मुझे डांट पड़ा करती थी कि भाई भाग जाता है, दोपहर में धूप में निकल जाता है। मेरी मदर शेखावाटी के हैं, तो उसी भाषा में वो डांट दिया करती थी, गंडक मार तो फिर है। जी। तो अनिल जी, जब ये साइकिल जो थी जी। इसमें मोटर का वेट हुई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे।
हाँ, ये साइकिल जो थी, तब तक साइकिल थी तो पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा था। जी और जिन जिन बच्चों के, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे सेल फोन और कंप्यूटर से खेलना सीख जाते हैं। जी तो उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। जिन घरों में कार और मोटरसाइकिलें हुआ करती थी तो उसी तरह से वो बच्चे सीख जाया करते थे। तो मैं भी उन बच्चों में से था। मेरे घर में कार मोटरसाइकिल थी तो मैं भी बहुत कम उम्र में, और फॉर्चुनेटली मेरे घर के पास, हम लोगों के पास बड़ा लंबा चौड़ा कंपाउंड था। जी पिताजी पुलिस अधिकारी थे और वो भी ट्रैफिक के स्पेशलिस्ट थे, तो ये तो मुझे छूट नहीं थी कि मैं घर के कंपाउंड के बाहर चला जाऊं। जी लेकिन कंपाउंड के अंदर, क्योंकि वहाँ बाहर जाते ही तो यातायात कानून की वो हो रही है, उल्लंघन हो रहा है, वो मुझे अलाउड नहीं था। लेकिन घर के कंपाउंड में चलाना मुझे अलाउड था। शुरुआत तो मैंने चोरी छुपे की, जैसे सब बच्चे करते हैं। पिताजी दिन भर नहीं होते थे, वो तो वैसे भी अपने, उनकी प्राइवेट मोटरसाइकिल थी, वो तो घर में रखी रहती थी, जो बाकी सरकारी मोटरसाइकिल पे वो अपने जाते थे। तो पर्सनल मोटरसाइकिल को पहले तो धक्का देकर चलाना सीखा। जी एक हमारा सर्वेंट हुआ करता था जो बड़ा जांबाज सा था, और मैं उसको कहता कि चल धक्का दे, और मैं बैठ जाता था। जी ऐसे देखा तो ये तो चलती है मोटरसाइकिल आराम से। फिर देख देख के स्टार्ट करना सीख लिया, चलाना सीख लिया। एक दिन चोरी पकड़ी गई, जैसे सबकी पकड़ी जाती है, वो भी पकड़ी गई। जी उस दिन भी पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो जीप में आ चुके थे उस वक्त तक, तो वो जीप में आ गए और मैं एंटर हो रहा था, कंपाउंड में घुमा रहा था। उन्होंने रोकी मोटरसाइकिल बिना कुछ मुझे कहे, बोले मोटरसाइकिल चला लेता है? मैंने कहा जी चला लेता हूँ। बोले अच्छा बाहर निकालो, वापस निकल। जी लाए, पीछे बैठ गए, बोले चलो चक्कर काटो। 2-3 मैंने चक्कर काटे, पीछे बैठे रहे हो मेरे पास, मेरे साथ बिल्कुल नहीं डरे। बोले ठीक है भाई, लाइसेंस मैंने तो तेरे को दे दिया, लेकिन कंपाउंड में चलाने का, जी बाहर चलाने का तो 18 साल पर ही मिलेगा। क्या बात है। बिल्कुल क्या बात है। लेकिन उन्होंने ऐतराज़ नहीं किया। उन्होंने देख लिया कि मैं चलाना जानता हूँ। जी। कुछ टिप्स दिए मुझे चलाने के, कि दोनों हाथ और दोनों पाँव एक साथ इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा होता था कि फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग। हाँ जी हाँ जी। सब कहते थे कि भाई फ्रंट ब्रेक लगाने से तो गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। जी तो उन्होंने कहा कि ये अगर कंपनी ने बनाया है तो कुछ इसका काम कोई आएगा। औचित्य है। जरूर। इसलिए समझ लो कि जब तुम दोपहिया वाहन चलाओगे तो दोनों हाथ और दोनों पाँव एक साथ काम एक करेंगे। साथ जी जी। तो ऐसे उन्होंने टिप्स दी। जी तो जब 3 ये, जनवरी को, जब मुझे, मेरा 3 जनवरी को बर्थडे आता है, अरे वाह वही लाइसेंसिंग अथॉरिटी हुआ करते थे उस समय। जी उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट जो था वो मेरा लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस दिया। क्या बात है। बेस्ट गिफ्ट एवर रिसीव्ड। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जी। और वो तो शायद आप गिफ्ट कभी भूल भी नहीं सकते। अब जब मैं उनसे ये पूछता था कि मैं मोटरसाइकिल बाहर कब चलाऊंगा, जी हाँ जी। पर कोटे के बाहर कब अलाउ करोगे आप मुझे, तो उन्होंने कहा था कि भी जब लाइसेंस मिलेगा तब अलाउ करेंगे। जी उस दिन उन्होंने लाइसेंस दे दिया। मैंने कहा उसके बाद मैं कहीं भी घूम सकता हूँ? बोले हाँ उसके बाद। अब मेरी आदत वही थी, मैंने सुबह 4:30 बजे मोटरसाइकिल उठाई, कड़ाके की ठंड थी, अपने हिसाब से कपड़े पहने, मोटरसाइकिल ली और सीधे यहाँ से दिल्ली चला गया। क्या बात अच्छा है। इस बार क्योंकि अजमेर मुझे तो नहीं, ये था कि दिल्ली का लाइसेंस सफर। मिल गया मुझे तो समझ यही थी कि लाइसेंस मिल गया। न मुझे इस बात की जानकारी थी कि मोटरसाइकिल पंचर हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा या ख़राब हो जाएगी, जैसे एक टीनेजर होता है। जी जी मुझे वहाँ पर चाणक्य सिनेमा हॉल में चार्ल्स ब्रॉन्सन की एक फिल्म देखनी थी। वो अखबार में पढ़ लिया था कि लग रही है। मैं सीधे चाणक्य पहुँचा वहाँ पर, और उस फिल्म का नाम था स्ट्रीट फाइटर। स्ट्रीट हीरो का फाइटर। नाम था चार्ल्स ब्रॉन्सन। जी वो फिल्म देखी। 1.5-पौने 2 घंटे की पिक्चर होती है। जी। शो करीबन 11 बजे का था। हाँ जी। 2 बजे के लगभग मैं शायद फ्री हो गया हूँगा। शाम होते होते मैं घर आ चुका था वापस। दिल्ली जाके वापस आना उस उम्र में शाम बहुत होते बढ़िया। हाँ जी आगे होता है। तो बस वो डिनर टाइम पे ज़रूर माता जी ने डांट लगा दी कि देखो आपने कल लाइसेंस दे दिया, आज सुबह से मोटरसाइकिल लेके गया था। जी तब पिताजी ने पूछा अच्छा कहाँ भाई मोटरसाइकिल लेके, अच्छा लाइसेंस मिलते ही घूमने लगे, तो कहाँ गए थे? मैंने कहा जी मैं दिल्ली गया था। ओहो तो वो थोड़ा सा ठिठके, मगर पुलिस अधिकारी थे ना, होशियार थे, पहले दोस्त बनाना है। जी हाँ जी। अच्छा दिल्ली गए, कोई दिक्कत तो नहीं आई, पंचर तो नहीं हुई? ऐसे करके उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया मुझे। क्या किया वहाँ जाके? मैं पिक्चर देखी। अच्छा ये सब जी पहले तो कंफर्टेबल कर दिया, जैसे पुलिस वाला इंटरोगेट करता है ना, हाँ जी, बेवकूफ जी, बनाकर, जी। या पहले तो भरोसे में ले लो इस आदमी को। जी। फिर उन्होंने भरोसे में लेने के बाद फिर मुझे वही बात कही जो साइकिल के ज़माने में उन्होंने कभी कही थी जी कि भाई तुम यहाँ से गए और रास्ते में तुम्हारी दुर्घटना हो जाती है, हमें तो पता ही नहीं है। जी बिल्कुल। वो ज़माना सेल फोन का तो था ही नहीं। तो जाओगे, लाइसेंस मिल गया, लेकिन जयपुर से बाहर जाने के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। जी सही बात है। सिर्फ बताना नहीं है, परमिशन। परमिशन भी लेनी है। तो जी सर आप एक साहसी फैमिली से, आपकी मदर काफ़ी ब्रेव है, फादर आपके ब्रेव, आप खुद इतने ब्रेव है, एडवेंचरस ट्रिप्स पे आप रहते हैं, और नाम भी आपकी जो सोसाइटी का है वो है साहस। हम साहस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए साहस तो अभी टीनेजर हुआ है,
18 वर्ष का हुआ है। जी हाँ जी। जी अब लाइसेंस मिलेगा इसको। बधाई हो। मैंने जैसा कि अभी आपको पहले बताया कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो 65 की लड़ाई, फिर 71 की लड़ाई। जी। 71 की लड़ाई जो थी, तब तक मैं 10-11 साल का हो गया था, 10 साल का, 9-10 साल का, तो समझ आ रही थी। ब्लैकआउट हुआ करता था, हम रात को बाहर खड़े होते थे। फिर 71 की लड़ाई जब खत्म हुई तो जयपुर के महाराजा, फॉर्मर महाराजा थे भवानी सिंह जी, जी। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी। वो ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी को उस समय, वो कर्नल भवानी सिंह हुआ करते थे और पैराट्रूपर्स के लीडर थे। उन्होंने 71 की लड़ाई में उनको महावीर चक्र मिला था और वो उन्होंने लीड किया था और उन्होंने वहाँ पाकिस्तान के अंदर लैंड किया था, पैराट्रूपर लीड किया था। जी। तो वो जब वापस जयपुर आए थे तो खुली जीप में उनका एक लवाजमा निकला था जी। और उनको देखने के लिए हम बड़े लालायित थे, हमारे घर के बाहर खड़े थे, छोटे बच्चे थे, जी। उनको देख के और इम्प्रेस थे। जी अरे वाह, ये हमारे देश शहर के फौजी हैं, और बड़ा इम्प्रेस हो रहा था। ये शब्द जो साहस है शायद वहीं से कहीं बैठ गया था दिमाग में। जी। जी फौज फौज, और फिर पिताजी भी वर्दी में, जी। जांबाजी के कारनामे सारे। पुलिस वाला बहुत जांबाज होता है, उसको रोज डील करनी पड़ती थी हड़तालों से और इन सब चीज़ों से। हाँ जी। वो भी हमने देखा जब 65-67 की 68 या 70 की बात है, जहाँ एजिटेशन हुआ था तो खूब आंसू गैस के गोले और ये सब। जी। तो ऐसी चीज़ें देखता हुआ मैं बड़ा हुआ था, तो मेरे दिमाग में बस साहस जो शब्द था शायद वहीं से बैठ गया था। मैं जी। ये तो गारंटी से तो नहीं कह सकता, पर हाँ, जांबाजी के कारनामे देखते देखते ये शब्द मेरे दिमाग में आ गया था। और मैं खुद भी ऐसा ही था, मैं डरता ही नहीं था, मुझे डर लगता ही नहीं था किसी चीज़ का। तो लगा कि शायद ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, रास्तों से रिश्ता तो काफ़ी पुराना है। दिल्ली आप गए इतनी कम उम्र में, और कहते हैं ना विद इन द डे वापस आना मोटरसाइकिल से जाके, उस वक्त मेरा ख्याल से बहुत बड़ी बात रही होगी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, ऑफिशियली जब आपने साहस को एक तरीके से खड़ा किया और उसके बाद में आपने जो रास्तों से रिश्ता है ये कैसे आप निभाते चले गए, उसकी कहानी बताएं। देखिए, उस समय जब ये मोटरसाइकिलिंग का मेरा जो शुरुआत हुई जी। लाइसेंस मिलने के बाद, तो पिताजी ने मुझे कहा ज़रूर कि भाई परमिशन लेके जाना, पर वो परमिशन लेने की मुझे मतलब ऐसी कोई दरकार नहीं थी। मैं बस उनको कहता था कि अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। बोले अच्छा ठीक है। टिप्स मिल जाते थे जाते जाते, ऐसा करना, एक्स्ट्रा ट्यूब रख लेता, इस तरह की कुछ ना कुछ टिप ज़रूर मिल जाती थी और रोका टोकी नहीं होती थी। जी। बस वो मैंने कहा एक ही चीज़ थी उनकी, पढ़ाई के कॉस्ट पर नहीं। बिल्कुल। तो खैर, जब आप वहाँ जाया करते थे, जब आपने शुरुआती दौर में जो आपके टूर ऑर्गेनाइज आपने किए, उसकी यादें कितनी तरोताज़ा आपके जहन में? हाँ, बस शुरुआत तो पहले उस ज़माने में तो नहीं थी। अब उसके बाद जैसे जैसे मैं एजुकेट होता रहा, जब उस समय पंचर के लिए एक्स्ट्रा ट्यूब रख ली, कहीं पंचर हो गई तो पैदल ही घसीटनी पड़ती थी। अब एजुकेट इतना हो चुके हैं कि अब पंचर होने के बाद भी हम पंचर चलाते हैं मोटरसाइकिल को, क्योंकि एक डिवाइस होती है जिसको टायर कैचर कहते हैं, वो हमारी रिम्स में हम लगाते हैं। ये सब तो बहुत बाद में मैं एजुकेट होता रहा, क्योंकि मैं रेसिंग के साथ जुड़ गया। मतलब पिताजी तो अपने कम्यूटरिंग के तौर पे मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे, मगर मुझे मोटरसाइकिल रेस का, क्योंकि साइकिल रेस का था, अब मैं मोटरसाइकिल रेस की तरफ झुकाव बढ़ चुका था मेरा। जी। ये दूसरी बात है कि मोटरसाइकिल रेसिंग थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। जी। लेकिन शौक ज़रूर बरकरार रहा। जब तक मैं मोटरसाइकिल रेसिंग नहीं कर पाया तब तक मैं ट्रैवलिंग करता रहा। ट्रैवलिंग करने की वजह से मैंने कन्याकुमारी तक के 2 चक्कर लगा दिए थे और काफ़ी घूम चुका था जब तक मैंने रेसिंग की। तो मुझे मोटरसाइकिलिंग का इतना अनुभव हो चुका था, और मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी चीज़, वो जब मैं जयपुर शहर से बाहर निकलता था, तो जो ऊँट लड्डे के जो रास्ते थे, जी। जहाँ सड़क नहीं होती थी, हाँ जी। वो मुझे अपील करते थे कि ये कहाँ निकलेगा, इधर चलते हैं। इस तरह से मैंने शुरुआत करी, तो मुझे क्रॉस कंट्री रेसिंग का शौक लग गया। 33 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में अक्सर लोग मोटरसाइकिल रेसिंग से रिटायरमेंट लेने की तरफ अग्रसर होते हैं, जी। मैंने अपने जीवन की पहली रेस चलाई। क्या बात है। 1995, उसका नाम था माउंटेन चैलेंज। जी। जानकारी भी नहीं थी, जाके दिल्ली जाके जानकारी हासिल करी, किसी ने पता चला, किसी मैगजीन में पढ़ा, वहाँ जाके उनसे बात करी कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या होती है रेसिंग। वो 2 डे की रेसिंग थी जो दिल्ली से प्रारंभ होकर दिल्ली पे ही ख़त्म होनी थी, लेकिन दिल्ली से शिमला की विसिनिटी में पहाड़ियों में होनी थी रेसिंग। जी। मगर वो स्टार्ट जो थी दिल्ली से होती थी, मगर दिल्ली से शिमला की पहाड़ियों की तलहटी तक रेसिंग का पार्ट नहीं था, वो वहाँ तक पहुँचने का पार्ट था। जी। उसको ट्रांसपोर्ट सेक्शन कहते हैं। वो गिवन टाइम में ही जाना होता है आपको। जी। लेकिन पहाड़ों की तलहटी में जो कच्चे रास्ते हैं उनमें रेसिंग होनी थी। वो मेरे जीवन की पहली रेस थी, मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मगर मैं चला गया पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरे दिन मुझे वहाँ पे जो रेसर्स थे, 39 और रेसर्स थे ऑल ओवर इंडिया से, सब ने पीठ थपथपाई और कहा कि भाई देखो, आज का दिन तुम्हारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम गिरना मत। जी। और तुम्हारी पोजीशन टॉप 3 में चल रही है, जबकि मेरी पहली रेस थी वो। जी। जी।
मुझे बड़ा जोश आया, मैंने कहा यार अपन बड़ा अच्छा चला रहे हैं, खुश हुआ मैं अपने आप से। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेस मेरी 2 सेक्शन के बाद ही खराब हो गई, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल का चेन स्प्रॉकेट कहते हैं, आगे वाला चेन स्प्रॉकेट है, वो शेवन ऑफ हो गया। मुझे नॉलेज कम थी, जानकारी के अभाव में हाँ, कई बार हो जाता है ऐसा। वो मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी जल्दी रेस में इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। जी अल्टीमेटली मुझे दिल्ली तो पहुंचना ही था, और वो चेन स्प्रॉकेट शेव ऑफ हो गया था। मोटरसाइकिल भी मेरी ऐसी थी जो नई नहीं थी उस ज़माने के अंदर, बजाज एसएक्स एंड्यूरो था नाम उसका, तो उसके स्पेयर्स नहीं मिले, और मैं जैसे तैसे करके गुर करता 30-40 की रफ्तार पे रात को 3 बजे दिल्ली पहुंचा। तो मुझे रैली से तो उन्होंने आउट कर दिया था जी। उसको DNF कहते हैं, डिड नॉट फिनिश, क्योंकि मैं टाइम बार हो चुका था। जी लेकिन उस वक्त मैंने ये ठान ली थी, ये समझ में आ गया था कि रेसिंग का मतलब है पहले रेस को पूरी करना सीखिए, जी। कंप्लीट कैसे करेंगे, जीतना तो बाद में आएगा, जीतना बाद में आएगा, अभी सही तो आप बात रेस कंप्लीट करना ही नहीं सीखे। बिल्कुल। बस वहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद 96 में फिर मैंने वही रेस चलाई, कंप्लीट की। है। जी 97 में पूना में जाके फिर मैंने उसी प्रकार की एक रेस चलाई, और उसी में मेरी पहली बार 3rd पोजीशन आ गई। क्या बात है। तो मेरा साहस बढ़ता गया कि अच्छा मैं ठीक कर लेता हूँ कुछ। लेकिन साथ के साथ मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि ये जो ऐसे इवेंट हैं राजस्थान में नहीं हो रहे हैं। जी जी जी। उसने मेरे दिमाग में बैठाया कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, और ये हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे स्टेट में भी होना चाहिए। जी। बिल्कुल। 98 में साहस का जन्म हो गया, साहस। इसी उद्देश्य के साथ कि मोटर स्पोर्ट्स को राजस्थान में भी प्रमोट किया जाए। क्या बात जी। है। जब ये सोचा तो 98 के अंदर साहस बनाया, और शुरुआत ही क्रॉस कंट्री रेस से की, जी। पहली ऑर्गेनाइज की पहली रेस। जी आपको ताज्जुब होगा, और मज़ेदार बात भी है, 21 रेसर थे, हाँ जी। 21। 21 में से 11 मोटरसाइकिल मैकेनिक थे, जी और बाकी जो बच्चे थे उन सब ने मुझको सीधे आके ये कहा था कि सर हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए। हो। वो सब अपने पेरेंट्स से छुप के आए थे। जी। दैट वाज 98। तो आपको अपना जुलाई। बचपना जरूर याद आया होगा उस टाइम पे कि मैं भी इस तरीके से छुप के जाया करता था। जी। वक्त बदल रहा था, नया ज़माना आ रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ होना चाहिए, कुछ चेंज होना जी, चाहिए। बिल्कुल। तब तक क्या था, मोटरसाइकिल रेसर को वैगाबाउंड माना जाता था। अच्छा मोटरसाइकिल रेसर है क्योंकि वो सड़कों पर रेस लगा रहा था। जी जी। जैसे ही हमने खेल का मैदान उपलब्ध कराया, उस लड़के को ये बात समझ में आ गई कि खेल का मैदान मेरा ये है, पब्लिक रोड नहीं है। जी बिल्कुल। उसको तो अपना हमने इसको प्लेटफॉर्म इसके समझ आ साथ गया। एसोसिएट भी किया। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारा अचीवमेंट ये रहा कि कुछ वर्षों की मेहनत के बाद में ये क्रॉस कंट्री रेस से हमने मोटोक्रॉस पे शिफ्ट किए। जो मोटोक्रॉस एक दुनिया का बहुत पॉपुलर मोटरसाइकिल रेसिंग स्पोर्ट है, जो भारत में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जी जी। हमारा अचीवमेंट ये है कि अब मोटरसाइकिल रेस में कोई बच्चा मुझे आके ये नहीं कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स को मत बताइएगा। उल्टा ये हो रहा था कि उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके जानने वाले वहाँ पर मौजूद थे, उसको चीयर अप चीयर अप कर देते। क्या बात That's है। great। ये जो सफ़र रहा हमारा, कुछ वर्षों में हमने मेहनत करके ये इस लेवल तक ले आए कि वो एक स्पोर्ट की शेप ले लिया। क्या बात और आज मेरी स्थिति ये है कि 365 दिनों में 60 से 70 मेरे पास क्वेरीज होती हैं, जो पेरेंट्स कॉल करते हैं कि हमारे बच्चा मोटरसाइकिल रेसिंग या कार रेसिंग करना चाहता है, जी गाइडेंस के लिए। क्या बात है। तो सर, ये कहीं ना कहीं इसमें- सफलता है। और बिल्कुल। आकांक्षा कहते हैं ना, जिसके पास वजह होती है उसके पास विजय होती है। आपने अपने आप को एक वजह दी, आपने चाहा कि पेरेंट्स जो हैं वो भी अवेयर हों, और इसी तरह आपने अवेयरनेस के लिए बहुत सारी रैलीज भी ऑर्गेनाइज की। तो हम जानना चाहेंगे उन रैलियों के बारे में, जब आपने जन जागृति के लिए वो जो रैलियाँ आपने की उनके बारे में आप बताएं, जिसमें आपने ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, और भी बहुत सी बातें रहीं, तो आप भी बेहतर बता पाएंगे। देखिए, साहस की एक्टिविटीज़ के अंदर हमारी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, मोटर स्पोर्ट्स। जो मोटर स्पोर्ट है ये एक स्पोर्ट है। जब हमने इसके साथ एसोसिएट किया रोड सेफ्टी को, ताकि बच्चे इस बात को समझें कि मोटरसाइकिल रेसिंग करनी है, अमुक मैदान पे करनी है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड पे खेला जाता है, जी उसी तरह से मोटरसाइकिल रेसिंग भी एक पर्टिकुलर जगह पे खेली जाएगी। पब्लिक रोड्स आर नॉट रेसिंग ट्रैक्स, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य था समझाने के लिए, ताकि वो बच्चे जो मोटरसाइकिल रेसर हैं वो बदनामी न करें स्पोर्ट की। जी जो कहीं ना बच्चे कहीं सड़कों पे रेसिंग लगाते जी। हैं उससे हमारा स्पोर्ट बदनाम होता है। जी तो हमारी कोशिश ये थी, उसमें हम बहुत हद तक सफल हुए। रोड सेफ्टी की जो आपने बात की, उसके साथ हमारा एसोसिएशन जब हुआ तो नज़र पड़ी ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट वालों की हम पर, जी। कि ये ऐसा काम भी कर रहे हैं। तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, उस समय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थे एक अधिकारी हैं श्री पवन अरोड़ा, उन्होंने पॉइंट आउट करके मुझे विशेष तौर पे बुलाया
कि भाई आपका ये काम है, हमको मालूम है और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये मैसेज जाए तो शायद जो युवा हैं आपकी बात ज़्यादा मानेंगे, बेहतर ज़्यादा तरीके से समझेंगे। समझ पाएंगे। जी जी जी। तो हमने शुरुआत करी और उन्होंने बुलाया, उन्होंने वो भी खुद भी युवा थे तो वो मेरी बात समझ रहे थे और मैं उनकी बात समझ रहा था और वो युवाओं की बात समझ रहे थे। जी। तो इस प्रकार से हमारा जुड़ाव हुआ। उसके बाद एक ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी थे, वो भी ऐसे ही यंग एट हार्ट थे, श्री रोहित महाजन। जी उन्होंने भी देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो ट्रैफिक पुलिस ने भी हमको एसोसिएट कर लिया और उसमें हमको बहुत हद तक सफलता मिली। पिछले 10 वर्षों में हमने बहुत कुछ कर डाला, जिससे कि आज आप देख रहे होंगे, अगर कभी अखबार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब कोई भी मोटरसाइकिल का ग्रुप है, किसी भी नाम से है, वो सब रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक चीज़ जुड़ी, तो ये हमारी सफलता थी क्योंकि शुरुआत हमने की थी। जी इसके साथ में रिक्रिएशनल राइड्स कहते हैं उसको, जी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेसिंग नहीं करना चाहते लेकिन ऑफ रोड राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं। जी तो हमने रिक्रिएशनल राइड्स को 2 चीज़ों से एसोसिएट किया। एक का नाम रखा हमने राइड फॉर फन। जी। फन इज फन, उसमें कोई रेसिंग नहीं हो रही है, सिर्फ आपको इस बहाने रेगिस्तानी मिट्टी में आप कैसे चला सकते हैं जी। ये चलाना सिखाया जा रहा है। जी तो वो सुबह से शाम की एक पिकनिक हो जाती थी और मिट्टी में चलाना सीख रहे थे और उससे उनकी ये पता लगता था कि मोटरसाइकिल सिर्फ मोटरसाइकिल की ताकत से नहीं चलती है। जी तो उनको समझ में आता था कि सर ये हमसे क्यों नहीं चल रही। फिर उनको हम फिटनेस प्रोग्राम बताते थे जी कि आपको डेली रूटीन फिटनेस प्रोग्राम ये करना है, तब आप में ये ताकत आएगी कि आप मिट्टी में मोटरसाइकिल चला सकेंगे। तो इससे शरीर सौष्ठव जुड़ गया। जी युवाओं को ये समझ में आया कि भाई आउटडोर्स में आइए, थोड़ा सा खेलिए, शरीर को स्वस्थ करिए। केवल Physically और मोटरसाइकिल की mentally ताकत से strength मोटरसाइकिल नहीं जरूरी है। चलेगी, जी। शरीर भी फिजिकली फिट होना चाहिए। जी 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 एक एक्टिविटी का नाम रखा हमने राइड एंड एक्सप्लोर। राजस्थान बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, हिस्टोरिकल बिल्कुल। प्लेस है। इस राइड एंड एक्सप्लोर के साथ हमने कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस चुनने शुरू किए जो लेस एक्सप्लोर्ड थे। जी। कुचामन फोर्ट के बारे में तब किसी को जानकारी नहीं थी। हमने उस एक्टिविटी को राइड एंड एक्सप्लोर का नाम दिया और हम कुचामन फोर्ट गए, वहाँ की तस्वीरें खींची, अखबार में दिया उसके बारे में, तो लोगों को पता चला यार मोटरसाइकिल से जाने लायक इंटरेस्टिंग जगह ये भी एक है। जी, इस बिल्कुल। प्रकार की हमने गतिविधियां शुरू करी। ये हो गई रिक्रिएशनल राइड, जो रेसिंग नहीं करना चाहते थे लेकिन मोटरसाइकिल राइड करना चाहते थे। जी। जो ऑफ रोड करना चाहते थे उनके लिए राइड फॉर फन था। जो ऐसे ही रिक्रिएशनल राइड रोड पे कर सकते थे उनके लिए राइड एंड एक्सप्लोर कर दिया, जिसमें हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी जुड़ गए और टूरिज्म भी आ गया राजस्थान का, उसके अंदर जुड़ गया। जी साहस जो हमारा नाम हमने रखा था, जी। वो मैंने जैसा कि आपको कहा कि दिमाग में बस फौज, सेना, भारतीय जवान, ऑफिसर्स ये सब घूम रहे थे। जी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, मैं 8वीं क्लास में था तो मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जो कि मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम के अंदर जनरल मानिक आए थे। क्या बात है। और मैं स्कूल का बच्चा, स्कूल का बैग लगाए हुए और अंदर घुस गया था। वो ज़माना ऐसा था, कोई सिक्योरिटी जैसी कोई लड़ाई नहीं थी जी। और मैंने भी जाके उनसे हाथ मिलाया था। क्या बात है। बस मैं तो आसमान में ही था उस वक्त, जमीन पे पाँव नहीं रख रहा था कि मैंने जनरल मानिक शाह से हाथ मिलाया है। जी तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठती रही बड़े होने के साथ साथ। जी और जब ये लगा कि उदयपुर पोस्टेड थे मेरे फादर उन दिनों में और मैं भी उनके पास उदयपुर गया हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई तुम ये जो मोटरसाइकिल का जो तुमने इतने वर्षों में, उस समय तक शायद मैं 5-1 लाख किलोमीटर कर चुका था। जी तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप ये तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम जैसा मोटरसाइकिल वाला कोई नहीं देखा मैंने, कि कोई अकेला मोटरसाइकिल लेके कहीं पे भी भटक जाते हो, तुम किसी भी जगह चले जाते हो और वापस भी आ जाते हो सही सलामत, तुमको कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब है तुमने कुछ सीखा है, तुमने तुम्हारा ये स्व अर्जित ज्ञान, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि तुम्हारा ये स्व अर्जित ज्ञान है, ये तुम्हारे साथ चला जाएगा अगर इसको नहीं बांटोगे तो। जी बिल्कुल। तब इस साहस की नींव पड़ी। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो, तो दिमाग दौड़ाया, समझा क्या कर सकते हैं, तब ये संस्था बनाई। अब संस्था का नाम रखना तो साहस ही था क्योंकि काम ही साहसिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए इसको अंग्रेजी देनी जरूरी थी। जी इसलिए साहस जो है वो एक्रोनिम है, सोसाइटी फॉर एडवेंचर, अवेयरनेस, ह्यूमैनिटी एंड ऑटोमोबाइल स्पोर्ट्स, ओके। जिसमें हमारे प्रमुख उद्देश्य भी सामने आ जाते हैं। जी कई लोग ये पूछ लेते हैं कि ह्यूमैनिटी का क्या लेना देना आपके एडवेंचर, अवेयरनेस और मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स से। जी तो देखिए, हम सड़क इस्तेमाल करते हैं, हम सब कम्यूटर हैं, शहर में सड़क पे चलते हैं। बिल्कुल। हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के साधन हैं चलने के लिए। साइकिल रिक्शा भी है, जी। तांगे भी हैं, बैलगाड़ी भी है, ऊँट गाड़ी भी है। कानून ये कहता है, ट्रैफिक लॉ ये कहता है कि अगर कोई गली में से आ रहे हैं आप और मेन रोड पे आते हैं, तो जो मेन रोड पे वाहन जा रहा है
पहला अधिकार मेन रोड पे जाने वाले वाहन का है। बिल्कुल। जो गली में से आ रहा है उसको रुकना चाहिए। ऐसी स्थिति में थोड़ी वैसे वर्सा सिचुएशन हो जाती है। जी अगर गली में से एक साइकिल रिक्शा वाला आ रहा है और मैं अपनी मोटरसाइकिल पे या कार में आ रहा हूँ, जी तो मुझे लगता है कि मानवता का तकाजा है कि मैं ब्रेक मार लूँ, मेरे पास तो मशीन है, उसके पास पाँव है। क्या बात है, क्या बात बिल्कुल। है। तो यहाँ ये ह्यूमैनिटी जुड़ जाती है इसके साथ में, कि जब हम सड़क पर चला रहे हैं तो हमारे आगे कोई बुजुर्ग हैं जो तेज नहीं चला सकते हैं और आप पीछे से हॉर्न बजाए जा रहे हैं उसको, बिल्कुल। या महिला जा रही हैं और हॉर्न बजाए जा रहे हैं, या उसके बगल से आप ऐसे करके निकलते हैं कि वो डर जाते हैं। जी ये मानवता के खिलाफ है। जी। इन नॉर्मल एटिकेट्स के भी खिलाफ है और मानवता के जी। खिलाफ। और कहीं तो ना ऐसे कहीं करके यहाँ पर ये मानवता जुड़ जाती है। जी जी जी, लोगों को समझना भी होगा इस बात को कि वाकई में ये कहते हैं ना कि एकाधिकार करना किसी तरह से, या यूं समझना कि अगर हमारे पास किसी से बेटर कोई हमारा व्हीकल है तो हम बेटर हैं, ये समझना, ये कहीं ना कहीं तकब्बुर की निशानी है। और तकब्बुर तो साहब आदमी को गर्त में ले ही देखिए, जाता अब ये तो मनुष्य के साथ जी, बहुत जी। सारी चीजें हैं। है। जी आखिरी जो हमारा फोकस है, जो मैं साहस शब्द का आप बात कर रहे हैं, जी जी जो मैंने आपको बताया है कि भारतीय सेना, भारतीय जवान, इन्हीं को डेडिकेटेड है ये नाम। बिल्कुल। क्या बात है। जब ये नाम तो रख लिया, हम्म, साहस नाम भी रख लिया, इतनी सारी लंबी सारी एक्रोनिम भी बना ली और खूब सारी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, लेकिन फौज से जुड़ाव हुआ कहाँ अभी तक हमारा? जी। फौज से जुड़ाव तो हुआ ही नहीं। तब मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन बना। जी हम अब तक 6 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन सेना के सम्मान में और सेना के साथ कर चुके हैं। क्या बात है। पहला एक्सपीडिशन हमने, आज आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में, आए दिन ऐसे हो रहा है जैसे माता रानी की भीड़ लगती है, जी। ऐसे हर कोई ले जा रहा है। जी 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 जिस समय मैं गया था कारगिल युद्ध के तुरंत बाद, 99 में कारगिल युद्ध हुआ और सन 2000 में पहला एक्सपीडिशन किया। जी कुछ नहीं पता था रास्ता कहाँ है, कैसे जाया जाता है, क्या व्यवस्था होगी, पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल पंप मिलेगा, खाने को मिलेगा, कुछ नहीं मालूम था। जी मगर बस वो दिमाग में एक ही बात थी कि यार अगर भारतीय सेना वहाँ है तो हम भी जा सकते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। तो बस उन्हीं को दिमाग में रख के और पहला एक्सपीडिशन कर डाला और ज्ञान बढ़ता गया। उसके बाद युवा जुड़ते गए कि सर हम भी जाना चाहेंगे, और सारे हमारे जो एक्सपीडिशंस हैं वो सेना को डेडिकेटेड है। हम पहले सिविलियन टीम बने मोटरसाइकिल के ऊपर, सियाचिन आर्मी बेस जाने वाले। 2003 में जो हमने मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन किया, सैंड टू स्नो नाम था हमारे। सैंड टू स्नो। ज्यादातर एक्सपीडिशंस जो हैं जो पहाड़ों में, जब सैंड से गए हम, बर्फ में गए, जी। तो उसका नाम हमने सैंड टू सैंड टू स्नो स्नो। दिया। जी। जी तो 4 एक्सपीडिशन हमारे सैंड टू स्नो के नाम से हैं। जी सियाचिन आर्मी बेस गए तो वहाँ के जो कमांडेंट थे उस समय, ब्रिगेडियर MPS बेदी, 6 फुट 4 इंच लंबे थे। जी उन्होंने मेमेंटो एक्सचेंज के समय जो हमारे को जो एक कमेंट दिया, जी मैं समझता हूँ उससे बड़ा मेडल हमको नहीं मिला। जी। उन्होंने कहा कि मिस्टर गौतम, इन विच पर्टिकुलर मोमेंट यू थॉट ऑफ कमिंग टू दिस प्लेस ऑन योर मोटरसाइकिल? जी इफ आई वुडंट हैव बीन इन द आर्मी आई वुड हैव नेवर कम टू दिस प्लेस। ओहो क्या बात है। तो मुझे बहुत लगा बड़ा कि compliment हो बहुत गया। बड़ी बात है ये, जी। आपने ऐसी बात कही। तो बोले नहीं, तुमने इतनी दूर यात्रा करी, हमारे को आके अपने वेल विशेस दे रहे हो, जी ये कमाल का साहस है तुम्हारा। जी खैर, वाकई में। ये उनका बड़प्पन था, हम तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के सामने। वो तो अपना जीवन ही लगा देते हैं एडवेंचर और देश सेवा में। जी तो मगर उसने हमारा और साहस बढ़ाया। जी अगले वर्ष हमने जयपुर से नाथुला, वो भी चाइना बॉर्डर है, जी वहाँ तक की यात्रा की। जी। द वो मोस्ट expedition ईस्टर्न प्लेस ऐसा ही। सिक्किम में है जी। ये, गैंगटॉक से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर है। जी, जी, जी। बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर है, नाथुला नाम है इसका। जी वहाँ की जर्नी की, वो एक्सपीडिशन किया हमने। 2004 के बाद 2005 में, अगर आपको याद हो तो सुनामी हुआ था 2004 दिसंबर में। बिल्कुल। जी 2004 दिसंबर में जब सुनामी आया तो बहुत सी जगह पर सेना और एयरफोर्स डिप्लॉय की गई, जिन्होंने हजारों लाखों जानें बचाई वहाँ पर। बिल्कुल। बिल्कुल। पूरा 1 वर्ष होने को आ रहा था, 2005 दिसंबर आ रहा था। तो हमको लगा कि एज ए सिविलियन हम क्या करें। तो एज ए सिविलियन हम ये जो हम सोच सकते थे वो किया। तो एक एक्सपीडिशन प्लान किया, इसका नाम रखा गया सैंड टू सी। सैंड टू सी, स्नो से सी। जी स्नो की जगह इस बार सी सैंड टू सी। बिल्कुल समुद्र तो था। जयपुर से हम वाया आंध्र प्रदेश होते हुए कन्याकुमारी गए और वाया कर्नाटक होते हुए हम वापस जयपुर आए। जी और उन 6 डेस्टिनेशंस पर गए जहां से सेना और एयरफोर्स डिप्लॉय की गई थी सुनामी में लोगों की जान बचाने के जी। जी। लिए। और सब जगह जाके हमने मेमेंटो दिया उनको कि हम सिविलियन हैं और हम आपके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित बिल्कुल। करना चाहते बिल्कुल। हैं। ये वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत लंबी यात्रा रही कन्याकुमारी।
हालांकि मैं इतनी बार घूम चुका था, मुझे सारे रास्ते वैसे ही मालूम थे। जी, मैं इस बीच में एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, जब कभी कहीं के लिए आप इस तरह के टूर ऑर्गेनाइज आप करते थे, तब कहते हैं ना कि एक राइडर किट जो हर कोई जानना चाहेगा, मेरे ख्याल से आकांक्षा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या ऐसा होना चाहिए हमारे पास जिसके बिना यात्राएं मेरे ख्याल से संभव नहीं है या मुश्किलात कुछ कम हो जाएं। देखिए, मज़ेदार बात तो ये है कि जिस दिन वो मोटरसाइकिल आपसे नाराज़ हो जाएगी ना, वो आपकी गर्लफ्रेंड होती है। वो नाराज़ हो जाएगी तो उसका कुछ नहीं कर सकते, आपको उसको मनाना ही पड़ेगा जी। लेकिन फिर भी अनुभव के साथ साथ बहुत सी चीज़ें सीखते गए। अनुभव के साथ ये आया कि एक्स्ट्रा ट्यूब्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो मोटरसाइकिल से संबंधित स्पेयर पार्ट्स कुछ पर्टिकुलर होने चाहिए। हेडलाइट का बल्ब होना चाहिए, स्पार्क प्लग होना चाहिए, चेन लॉक होना चाहिए, स्पेयर ट्यूब्स होनी चाहिए। ये नेसेसरी कुछ चीज़ें हैं। क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जी। इसके अलावा जब आप चलाते हैं मोटरसाइकिल, यहाँ से जाते हैं, तो मेरी उन सभी लोगों को दूरदर्शन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो मोटरसाइकिल पर लंबी जर्नी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने घोड़े से, अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करना सीखें। जी। वो इतनी तैयार होनी चाहिए, उसको इतना उस सेवा करिए, उसकी इतनी वो करिए कि वो आपको रास्ते में तंग ही ना करे, परेशान ही ना करे। जी। उसके लिए ज़रूरी है कि अपन पहले बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके चलें, और साथ में जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये सब होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो वेयरिंग किट है आपका पहनना, सुरक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी तरह अगर आप 55 वर्ष की उम्र तक मोटरसाइकिलिंग का मज़ा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी सुरक्षा करनी है। जी। बिल्कुल। आज मैं अगर 10 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल पर घूम चुका हूँ और कुछ रेसेस भी जीत चुका हूँ और बहुत सारे रेसर तैयार भी कर चुका हूँ, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना सीखें। मतलब प्रॉपर गियर, रेसिंग गियर या राइडिंग गियर पहने, सही सुरक्षित एक हेलमेट होना चाहिए, फुल मास्क हेलमेट होना चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, नी गार्ड्स होने चाहिए, एल्बो गार्ड्स होने चाहिए, और एक अच्छे बूट होने चाहिए आपके पास में, जो एंकल बूट हो। अगर रेसिंग बूट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो चीज़ें हैं आपको सुरक्षित रखती हैं। और अंतिम जो सीख है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, कहीं पे भी, किसी भी मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, आपको अपनी क्षमता में चलाना चाहिए। जी। बिल्कुल। आपको कभी भी अपनी क्षमता से बाहर रफ्तार नहीं दिखानी चाहिए। आप दूसरों की देखा देखी, कोई व्यक्ति अगर 100 की रफ्तार पे जा रहा है और आप 80 पे ही कंफर्टेबल हैं, तो आपको 80 पे ही चलानी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति हर प्रकार की रफ्तार से नहीं चला सकता है, हर प्रकार के टेरेन में नहीं चला सकता है। इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है। जी बिल्कुल, और क्षमता अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। सर, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आप मोटर बाइक पे इतना एक्सपीडिशन करते हैं, इतनी दूर तक ट्रैवल कर लेते हैं, तो क्या इनके लिए कुछ स्पेशल टाइप की मोटर बाइक्स होती हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ये किसी भी प्रकार कोई स्पेशल मोटरसाइकिल नहीं है। सबसे अच्छी मोटरसाइकिल वो होती है जो कहीं पर भी रिपेयर हो सके। अरे वाह। कहीं पर भी रिपेयर कौन सी मोटरसाइकिल हो सकती है? जो भारत में आम तौर पर बिक रही है। बिल्कुल। जी। साधारण से साधारण मोटरसाइकिल जो सबसे ज़्यादा बिकती है, जो सबसे ज़्यादा चलती है, जिसके वर्कशॉप्स, डीलर्स, स्पेयर सब जगह मिल जाते हैं। जी। अगर आप स्पेशल मोटरसाइकिल लेकर चलेंगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रक में ही वापस आएगी वो बात। क्योंकि ना स्पेयर मिलेगा ना मिस्त्री मिलेगा। आज कुछ मोटरसाइकिलें विशेष आ गई हैं जिनके पंचर वाला पंचर लगाने से मना कर देता है जी। कि सब मैं इसको खोल ही नहीं सकता, मेरे पास टूल ही नहीं है। जी। तो अगर मोटरसाइकिलिंग का शौक है तो वो मोटरसाइकिल चलाइए जो भारत में आसानी से कहीं पे भी रिपेयर हो जाए। दुनिया की कोई कंपनी, दुनिया की, वर्ल्ड की कोई मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपका वाहन कभी खराब नहीं होगा। जी। चाहे आप 1 करोड़ खर्च करिए, चाहे 10 करोड़ खर्च करिए, फॉर्मूला कार जो होती है वो भी पंचर होती है, बिल्कुल। वो भी खराब होती है। बिल्कुल। इस चीज़ को हवाई मद्देनजर- जहाज भी पंचर हो जाता है। जी। इसलिए दिमाग में ये रखिए कि हमको वो मोटरसाइकिल रखनी है। अगर घूमना है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप रेस चलाने जा रहे हैं या आप घूमने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल लेके जाइए जो आसानी से कहीं पर भी रिपेयर हो सके। जी। तो सर, इतनी लंबी यात्राओं पे किस तरीके की परेशानियां आती हैं? सबसे पहली परेशानी तो है कमर की। जी। हाँ। देखिए, दरअसल परेशानी में ऐसा है कि अगर आप प्रॉपर प्लान करके नहीं चलते हैं, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो मोटरसाइकिल, अगर आप मोटरसाइकिल वालों को ही ज्ञान दिलवाना चाहते हैं मुझसे, जो लंबी यात्रा करना चाहते हैं, तो उनको अपना रोड मैप और अपनी आइटिनरी प्रॉपर पहले से खूब प्लान करके चलना चाहिए कि आप एक दिन में यहाँ से वहाँ पहुँचेंगे, ये आपका डेस्टिनेशन है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई बताने में मोटरसाइकिल वालों के लिए, मोटरसाइकिल यात्री को कोशिश करना चाहिए डॉन टू डस्क चलाने की। कोशिश करनी चाहिए कि वो सूर्यास्त होने से पहले पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए,
क्योंकि मोटरसाइकिल की लाइट जो होती है बहुत कम होती है। हाँ जी। और आज हमारे देश के अंदर 4 लेन सड़कें बन गई हैं, वाहन तरह तरह के बड़े आ गए हैं जिनकी 100 वॉट की हेडलाइट्स हैं, और आप हेलमेट लगा के चलेंगे जिसके बिना वाइजर के आप चला नहीं सकते। बिल्कुल। वाइजर आपका प्लास्टिक का होता है, बिल्कुल। उसके ऊपर अगर एक छोटी सी लाइट भी आपके आंखों पे पड़ती है तो वो आपको काफ़ी आपके विजन को ब्लॉक ब्लॉक करती कर है, जो देती है। आपके लिए मोटरसाइकिल वाले के लिए खतरनाक हो सकता जी। है। जी। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए मोटरसाइकिल राइडर को, कभी मजबूरी हो जाए तो डेफिनेटली चलना पड़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, जी। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि डॉन टू डस्क, सुबह से सूर्योदय से शुरुआत करे और सूर्यास्त से पहले अपनी राइड डेस्टिनेशन पर पहुंच जी। जाए। जी। अब वो आपकी क्षमता है, जैसे नाचीज़ की क्षमता तो ये है कि एक दिन में 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी क्या तय बात करता है, है। तो ये हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती है। और ये क्षमता बढ़ाई भी जा सकती बढ़ाई है जा प्रैक्टिस सकती से, है, मेरे बिल्कुल। ख्याल से। मेरी भी प्रैक्टिस से ही बढ़ी। जी जी मैंने आपको बताया मैं साइकिल पे था, तो मेरे तो दिमाग में बस दूरी ही समझ में आ रही थी मुझे जी। तो, कि अच्छा एक दिन में मनाली जाना है मुझे जी तो मुझे तो मनाली दिख रहा था, 900 किलोमीटर है, जी, 14 घंटे में मनाली। क्या बात है। तो उस बैक एक से कैसे निजात पाते हैं जब इतनी हाँ, लॉन्ग वो मैंने अभी आपको ट्रैवलिंग पहले ही करते हैं? बताया कि जब बच्चे मिट्टी में चलाने के लिए आते हैं राइड फॉर फन पे या रेसिंग करने के लिए जो आते हैं, तब उनको पता लगता है कि मिट्टी में चलाना मोटरसाइकिल की ताकत से नहीं है, खुद की ताकत से है। जी उसके लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। जी। आपने मेरे से पूछा कि मेरी सुबह कैसे होती है, मैंने कहा अब मैं दौड़ नहीं पाता हूँ लेकिन वॉकिंग फिर भी करता हूँ। जी। आपको ताज्जुब होगा, वॉकिंग मेरी 10 किलोमीटर की रोज़ होती है, क्या बात क्या है। बात है। छोटी मोटी वॉकिंग नहीं होती, क्योंकि मैं दौड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरी उम्र ऐसी हो गई है, जी। तो मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दौड़ सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी शरीर की क्षमता को पहचानते हुए आपको वर्जिश को भी आपको बदलते रहना पड़ेगा। जी, उसमें बदलाव लाना जरूरी है। अच्छा, तो जो आपने युवा इतनी बच्चे यात्राएं हैं की। उनको तो शरीर फिट रखना चाहिए। जी जी, शरीर तो फिट रखना ही चाहिए, कहते भी है ना, पहला सुख निरोगी काया। जब हम फिट होंगे तो ही तो कोई बात सोच पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने इतनी यात्राएं की, तो कोई ऐसा दिलचस्प ऐसा कोई किस्सा आपको याद आता हो, या दिलचस्प कोई ऐसी बात जिसने कोई बहुत बड़ी सीख आपको दी हो? सीख तो देखिए लगातार, मैंने कहा ज्ञान तो वातावरण में घूम रहा है जी जी। हर पल हमें सीख मिल रही है और ज्ञान मिल रहा है। रही बात इंटरेस्टिंग घटनाओं की, तो इंटरेस्टिंग घटनाएं भरी पड़ी हैं, क्योंकि इतनी सारी यात्रा की है तो खूब जी। सारी बातें हैं। जी लास्ट एक्सपीडिशन था मेरा 2011 में। जी मेरी उम्र उस वक्त लगभग 50 वर्ष की थी, जी। और वो एक्सपीडिशन मैंने अकेले किया। क्या बात है। वो अकेले करने के पीछे कारण ये था कि मेरी जान तो मेरी है, पर मेरे शिष्यों की जान जो है वो मेरी नहीं है। जी वहाँ मुझे थोड़ा खतरा लगा था उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट गया था। आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, किबितु, किबितु। KIBITHU, किबितु जगह का नाम है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ये। और ये इसको मशरिक़ हिंदुस्तान कहते हैं। मशरिक़ मशरिक़ हिंदुस्तान मतलब अरे वाह। ईस्ट, Most ईस्टर्न east मोस्ट person। पॉइंट है जी। ये वहाँ पे। कुछ नहीं है, फौज के अलावा कोई और है नहीं, वहाँ पहुँचा नहीं है, और दूरी भी, रास्ते भी नहीं मालूम लोगों को कैसे पहुँचा जाए। वहाँ की भी स्थिति ये थी कि जब मैं वहाँ पहुँचा और वापस जब आ रहा था, तो मेरे को 6 जगह सेना ने अवार्ड किया, क्योंकि मैंने कई जगह जाके उनके लोगों को ट्रेनिंग भी दी। हाँ जी इंटरेस्टिंग और एडवेंचर जो आप पूछना चाह रहे हैं, जी, सबको जी, लगता है कि कुछ ऐसी घटना बताइए जो लोगों को लगे कि क्या हो रहा है। जी तिनसुकिया एक जगह है, तिनसुकिया से तेजपुर के बीच में। तिनसुकिया से जब मैं रवाना हुआ तो बारिश हो रही थी, तो मैंने अपना रेन सूट पहन रखा था, और करीबन घंटे भर की जर्नी के बाद में एकदम धूप निकल आई थी, तो मुझे गर्मी लगने लगी। मिड आसाम है बिल्कुल। मैंने एक जगह मोटरसाइकिल रोकी और मैंने अपना रेन सूट उतारा। रेन सूट उतारने के लिए मुझे बड़े सारे बूट हैं, ये खोलने पड़े, और ये सब खोल के वापस पहन के अब मैं अपना रेन सूट समेट के बैग में पीछे मोटरसाइकिल पे बांध रहा था। उसी समय 2 गाड़ियां आके रुकी। एक सूमो जैसी बड़ी जीप जैसी गाड़ी थी, और एक छोटी कार थी कोई। जी 8-10 लोग उसमें से उतरे, जिसमें से जो पहले 2 उतरे थे उनके हाथ में रिवॉल्वर थे। ओहो। तो मैं एक पल में समझ गया कि अपन गलत फंस गए जी। हैं। और ब्रॉड डे लाइट था ये, और बिल्कुल शहरी क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं सूने में खड़ा हूँ। जी मेन रोड है तिनसुकिया से तेजपुर की। लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ अपना सामान बांधता रहा, और उन्होंने आके मुझे कॉर्डन ऑफ कर लिया ऐसे कर। मेरी घेर लिया। पीठ थी उनकी तरफ, जी और यहाँ जो आके लेफ्ट साइड में मेरे खड़ा हुआ सामने, उसने मेरे चेस्ट पे वो पोंचो पहन रखा था, उस पर इंडियन आर्मी भी लिखा हुआ था, सैल्यूटेशन जी, टू जी, इंडियन जी। डिफेंस फोर्सेस लिखा हुआ था। हाँ जी। तो आते ही उस व्यक्ति ने सबसे पहले मेरे पोंचो पे पॉइंट आउट करके पूछा, इंडियन आर्मी? तो मैं अपना सामान बांधता रहा, और मैंने उनसे कहा कि
ये मेरे मन की इच्छा थी जो मैं नहीं कर पाया, फौज में नहीं जा पाया। अब मैं जो हर साल एक जर्नी करता हूँ तो ये लिख के दिल पे, चेस्ट के ऊपर लिख के खुश हो लेता हूँ। जी मेन बात ये थी, इसका ब्रीफ में बता देता हूँ, उनको ये शंका थी क्योंकि मेरा ग्रेन जो है, मेरी सफ़ेदी जी और मेरा स्पोर्ट मैच नहीं करता था। ओके। राजस्थान नंबर की मोटरसाइकिल थी, मिड आसाम में मैं खड़ा हूँ और उनको ये शंका थी कि मैं जासूस हूँ या फौज का आदमी हूँ या पुलिस का आदमी हूँ। जी। उनको सिर्फ उन्हीं से समस्या थी। और मैं अपनी बात करता रहा, बिल्कुल ऐसे बात करता। मैंने कहा कितना खूबसूरत है आपका आसाम, लश ग्रीन है, और हमारे राजस्थान में तो इतना टूरिज्म है, आपके यहाँ पे भी टूरिज्म। मैं बस बोलता रहा लगातार कुछ ना कुछ उनके आसाम की तारीफ में। जी। उनके साथ जो युवा खड़े थे, मैंने आप जैसे युवाओं को कुछ करना चाहिए, देखिए हिमाचल इतना डेवलप हो गया, ये हो गया। मैं बिल्कुल नहीं रुका। जी वो किसी तरह से मेरे से कन्विंस हो गए कि मैं पुलिस का, फौज का आदमी नहीं हूँ। जी उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है अंकल, फिर मिलेंगे आपसे। मैंने कहा क्या बात है। और वो चलिए, चले गए। बहुत उसके बढ़िया। बाद मुझे डर लगा जी जी तो सर क्योंकि उस वक्त तक तो मेरा दिमाग चल रहा था कि मैं इनसे जी, कैसे निकलूं बाहर। जी जब तो अगला गौतम साहब- डेस्टिनेशन मेरा तेजपुर था, जी। जहां आर्मी कमांडर से मेरी मुलाकात जी, थी, मैंने जी, उनको जी। सूचित किया कि सर ऐसे ऐसे वहाँ हुआ था। बोले गाड़ी का नंबर? मैंने कहा नहीं, अगर मैं देखता तो पकड़ा जाता, जी। अगर मैं गाड़ी का नंबर नोट करने की कोशिश करता जी तो फिर उन्होंने तुरंत वहाँ से वायरलेस कर दिए। आपने अपने साहस से काम लिया साहब, और आपका साहस यूं ही बढ़ता रहे। लेकिन अब हम आप इस मंच पर आए और जाते जाते, क्योंकि वक्त जो है ना बड़ा बेईमान होता है हमेशा, बस रोक देता है, कई बार कई मौक़ों पे कौमा लगा देता है, अल्प विराम जिसे हम कहते हैं। तो आप बताइए, आप आज सुप्रभात धरती दुलारी के इस मंच पे आए, कैसा लगा आपको? धरती दोहरा रही, सुप्रभात, जयपुर दूरदर्शन, इसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। अरे क्या वाह। बात है। काफ़ी चैनल्स के माध्यम से मैं अपनी बात कह चुका हूँ जी। और मुझे इस बात का इंतज़ार था कि जयपुर दूरदर्शन मुझे बुलाएगा। उस दिन मुझे लगेगा कि शायद मैंने अपने शहर और अपने चैनल से बात की, क्या बात क्योंकि है। मुझे बाकी के चैनल्स लगता है कि वो तो आए हैं बाहर से, जी, जी। ये तो मेरा घर है। ये तो मेरा घर है। क्या बात है। बिल्कुल, तो ये आपका तो घर घर है, बिल्कुल। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह परवान चढ़ने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप सुप्रभात धरती दुलारी के इस मंच पर आए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनिल गौतम साहब, जिन्होंने इतने बड़े और इतने खूबसूरत किस्से हमें सुनाए। और अब न्यूज़ रूम से खबरें आपके लिए, लेकिन उससे पहले आनंद लीजिए लोकगीत का। धन्यवाद। धन्यवाद।